हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन झारखंड से आए तो आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड स्पेशल क्वेश्चन को। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक अध्याय 12 अधिकार, अभिलेख और लगान का निर्धारण, जिसमें 80वें स्थान पे है 80वें अनुच्छेद सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र, भू रीति या संपदा का सर्वे कराने और उसके जुड़े अधिकार अभिलेख कराने का आदेश दे सकती है। अभिलेखित की जाने वाली विशिष्टियाँ धारा 80 के आदेशानुसार जो अधिकार अभिलेख तैयार होगा उससे काश्तकार का नाम, उसका वर्ग, भूमि की सीमा, भूस्वामी का नाम, भुगतान होने वाला लगान निर्धारण की प्रक्रिया जैसी शर्तें वर्णित होगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 82 देखें, जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति है। राज्य सरकार किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को आदेश निर्गत कर सकती है जो भूस्वामी या काश्तकारों के बीच जल के उपयोग एवं उसके बहाव से संबंधित विवाद का निपटारा कर सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 83, अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन, संशोधन और अंतिम प्रकाशन है। अनुच्छेद 84, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन और उसकी शुद्धता के बारे में उपधारणाएं हैं। अनुच्छेद 85, उचित लगान का परिनिर्धारण है। अधिकार अभिलेख तैयार होने पर उसी के अनुसार लगान का निर्धारण भी किया जाएगा। नेक्स्ट है लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाली विवादों से का निपटारा। लगान के परिनिर्धारण में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो ऐसे में राजस्व अधिकारी नए सिरे से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख पर विचार करते हुए धारा 85 के तहत लगान का परिनिर्धारण कर सकेगा। नेक्स्ट है राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का संस्थिति किया जाना। तो अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन हो जाने के बाद अगर अलग अलग पक्षों के बीच कोई विवाद हो तो इसे राजस्व अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। ऐसे में राजस्व अधिकारी इस वाद मामले को किसी समक्ष न्यायालय में सुनवाई हेतु भेज सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 का के अनुच्छेद कतिपय कार्यवाहियों को और वादों में उपरैयत को भी पक्षकार बनाया जाना। अनुच्छेद 88, अगर लगान या उससे जुड़े किसी दूसरे मामलों पर नए फैसले आते हैं तो उसे अधिकार अभिलेख के प्रविष्टि किया जाएगा। अनुच्छेद 89, राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित और कार्य किया जाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी आवेदन मिलने पर या फिर स्वप्रेरणा से अधिकार अभिलेख के प्रारूप में की गई किसी प्रविष्टि या आदेश को चाहे तो 12 महीने के भीतर पुनरीक्षित कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिकार अभिलेख को भूलों का राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 91, अधिकार अभिलेख के आदेश को रोका जाना। अधिकार अभिलेख के तैयारी के लिए के किसी आदेश को अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त और सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 92, अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। अधिकार अभिलेख की तैयारी से जुड़े कोई वाद मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 93, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय के समक्ष कतिपय कार्रवाइयों पर रोक, जिसके अंतर्गत अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन से 6 महीने तक संबंधित भूमि तथा उसे किसी काश्तकार को प्रभावित करने के लिए जुड़ा कोई आवेदन न सिविल न्यायालय के दायर किया जाएगा, न ही उपायुक्त को समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 94, जिस कालावधि के लिए अधिकार अभिलेख के लगान दर्ज किया गया हो वह परिवर्तित रहेगा। अनुच्छेद 95, इस अध्याय के अधीन कार्रवाइयों के खर्च अधिकार अभिलेख की तैयारी और संपूर्ण प्रक्रिया में खर्च अधिभोगियों के द्वारा चुकाया जाएगा। अनुच्छेद 96, करार अथवा समझौता को क्रियान्वित करने की शक्ति राजस्व पदाधिकारी की होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 97, वह तारीख जब से परिनिर्धारित लगान प्रभावी होगा। नियमानुसार परिनिर्धारित लगान अगले कृषि वर्ष के प्रारंभ से लागू होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 98, राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार। राज्य सरकार चाहे तो अपने आदेश के जरिए अभिलेख का पुनरीक्षण एवं लगान का नया परिनिर्धारण का आदेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 99, लगान में वृद्धि। जब धारा 98 के अधीन आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया जाए तो लगान में वृद्धि की जा सकती है। अनुच्छेद 100, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व कतिपय अधिकारों के
अभिलेख के लिए दिए गए निर्देशों का विधि मान्यकरण। इस अधिनियम के पूर्व बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 के अंतर्गत यदि इस अधिनियम धारा 81 के उपखंड में अधिकार को अभिलिखित किया जाए तो विधि मान्य होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 100 के क चराई वन उपज लेने आदि के अधिकारों एवं तत्संबंधी भुगतान के संबंध में कतिपय उपबंधों का लागू होना। चराई वन उपज लेने मत्स्य पालन आदि अधिकार पर व्यक्ति को होगा जो भूमि धारण करता है। नेक्स्ट अध्याय देखते हैं भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख। 101 अनुच्छेद नई भूमि संबंधी शर्तों के विरुद्ध प्रतिषेध अर्थात इस अधिनियम के प्रारंभ होने या उसके बाद व्यक्तिगत सेवा करने में एकमात्र शर्त पर लगान मुक्त काश्तकारी के अलावे किसी अन्य प्रकार की भूमि संबंधी शर्तों के साथ काश्तकारी का सृजन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 102 इसी अभिधृत लगान की मूल शर्तें निश्चित न किया जा सके तभी अभिधारी का दायित्व उस क्षेत्र के स्थानीय रूढ़ि तथा प्रथा के द्वारा निर्धारित होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 103 भूमि संबंधी शर्त के वर्तमान मूल्य का परिकलन की रीति। वर्तमान मूल्य के निर्धारण में विगत 10 वर्षों का औसत लिया जाएगा। अनुच्छेद 104 लगान का भूमि संबंधी शर्तों के मूल्य के लिए वाद की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर किसी मुकदमे में लगान की वसूली के साथ साथ काश्तकारी की भूमि संबंधी शर्तों के मूल्य में भी वसूली की जाए तो यह देखना आवश्यक होगा कि भूमि संबंधी शर्तों का मूल्य और भुगतान लगान का योग उचित लगान से अधिक न हो जाए। अगर अधिक होता है तो इस संबंध में न्यायालय उचित मूल्य का निर्धारण कर सकेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 105 भूमि संबंधी शर्तों का स्वेच्छा से रूपांतरण की प्रणाली। अगर कोई रैयत भूमि को किसी भूमि संबंधी शर्त के साथ धारण करता है तो भूमि स्वामी राजस्व अधिकारी के पास उस शर्तों को रूपांतरण के लिए लिखित आवेदन देगा जिसमें विवेकपूर्ण तरीके से राजस्व अधिकारी मूल्यांकन करने के बाद उचित राशि का निर्धारण कर शर्तों पर रूपांतरण कर सकेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 106 रूपांतरण सहित या रहित भूमि संबंधी शर्तों को अभिलिखित करने की शक्ति। ऐसी शक्ति राजस्व पदाधिकारी अथवा उपायुक्त के अधीन होगा। अनुच्छेद 107 अभिलेख की तैयारी। अभिलेख की अभिधारी का नाम भूस्वामी का नाम लगान का कोई शर्तें यदि हो तो उसका अंकन होना जरूरी है। नेक्स्ट अनुच्छेद 108 अभिलेख का प्रकाशन कराकर किसी पक्ष को आपत्ति हो तो वह स्थानीय संबंधित पदाधिकारी को लिखित आवेदन देगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 109 राजस्व अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील। इसके लिए विहित अधिकारी के पास आवेदन करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 110 आयुक्त या बोर्ड का पुनरीक्षण। अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के 2 वर्ष के अंदर किसी अभिलेख अथवा किसी भाग के पुनरीक्षण को निर्देश आयुक्त का बोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 111 प्रक्रिया सर्वेक्षण और अधिकार। अभिलेख तैयार किए जा रहे हो तो अधिकार अभिलेख तैयार करने की धारा 106 के अधीन दिए गए आदेश अथवा सारांशीकरण धारा 107 और 109 को छोड़कर की जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 113 इस प्रश्न का विनिश्चय की वस्तु के रूप में लगान का भुगतान एक भूमि संबंधी शर्त या लगान का वस्तु के रूप में भुगतान। नेक्स्ट है धारा 61 के अधीन जांच अधिकारी यह निश्चितता करेगा कि भुगतान भूमि का शर्तें हैं या नहीं। अनुच्छेद 114 रूपांतरण का प्रारंभ और प्रभाव। रूपांतरण का प्रारंभ और प्रभाव अगले कृषि वर्ष से लागू होगा। अनुच्छेद 115 स्वैच्छिक रूपांतरण का खर्च भू राजस्व के बकाये रूप में वसूलिए हैं। अनुच्छेद 116 अभिलेख तथा अनिवार्य रूपांतरण का खर्च संबंधित पक्षों के लिए किया जाएगा। अनुच्छेद 117 लगान में कमी लगान में वृद्धि के दावा करने के अधिकार को ब्याह वृद्धि लगान में परिवर्तन का अधिकार का ही वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्याय 14 भूस्वामियों का विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। अनुच्छेद 118 भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा। इस धारा के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का स्वरूप निम्न होता है। पहला वह भूमि जिस पर भूमि स्वामी अपने उपकरण जैसे ट्रैक्टर हल बैल आदि रखता हो। दूसरा है वह भूमि जिसे भूस्वामी अपने सेवक तथा श्रमिक द्वारा जोतवाता हो। नेक्स्ट है वह भूमि जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक 1 वर्ष की कम की अवधि के लिए लिखित और मौखिक पट्टे पर दिया गया हो।
नेक्स्ट है चौथा, वह भूमि जो रांची धनबाद जिले के अलावा सिंहभूम जिला के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में दर्ज हो। नेक्स्ट है पाँचवा, वह भूमि जो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1869 के अधीन तैयार किसी रजिस्टर में मजीएस या बट खेता के रूप में दर्ज हो। अनुच्छेद तो इसमें छठा पॉइंट देखें, वह भूमि जो धनबाद जिला एवं सिंहभूम जिले के 3 थाना क्षेत्र पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल में मान भूमि के रूप में ज्ञात हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 119, भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है। अनुच्छेद 120, कतिपय धाराओं को लागू होना। अनुच्छेद 121, भूस्वामी अभिधारी के आवेदन पर भूस्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमि को अभिलेखित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी की होगी। अनुच्छेद 122, जांच की प्रक्रिया, राजस्व अधिकारी जांच की प्रक्रिया पूरा करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123, यह उपधारणा कोई भूमि भूस्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं है, प्रतिकूल साक्ष्य की स्थिति में इसकी संपुष्टि होगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 124, कुछ गांवों में भूमि को भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलेखित नहीं किया गया है। छोटा नागपुर भूरहित अधिनियम 1869 के अधीन किसी रजिस्टर में कोई भूमि मजीएस या बेडखेता के रूप में दर्ज हो तो वहां किसी अन्य भूमि को राजस्व पदाधिकारी विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलेखित नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 125, अभिलिखित भूमि का भूस्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमि की श्रेणी से सम्मिलित न किया जाना। अनुच्छेद 126, अपील, विहित पदाधिकारी के समक्ष अपील किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं अध्याय 15, अधिकार, अभिलेख तथा खुदकुट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया और अभिधारकों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं। अनुच्छेद 127, अधिकार, अभिलेख तथा खुदकुट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया, अभिधारियों में अन्य वर्गों की बाध्यताएं। इसके तहत राज्य सरकार के आदेश पर राजस्व पदाधिकारी खुदकुट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ग्राम मुखिया, अभिधारिकों के किसी अन्य वर्ग के अधिकार और बाध्यताओं से संबंध एक अभिलेख तैयार किया जाएगा। दूसरा है, साथ ही राजस्व पदाधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित देय लगान का निर्धारण किया जाएगा। अनुच्छेद 128, कतिपय धाराओं को लागू होना। अनुच्छेद 129, हितग्राही व्यक्तियों को प्रविष्टियों की सूचना। राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार अभिलेख एक एक प्रति सभी हितग्राही व्यक्तियों को भेजी जाएगी। अनुच्छेद 130, अभिलेख की प्रविष्टि और उसके लोप विषयक विवादों के विनिश्चय के लिए बाद। इस धारा के अनुसार राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए अभिलेख पत्र के प्रकाशन के 3 महीने के भीतर कोई भी व्यक्ति इसमें दर्ज सूचना या गलत विवरण के खिलाफ राजस्व पदाधिकारी के पास अपील कर सकता है। अनुच्छेद 131, अभिलेख में अंतिम निर्णय की टिप्पणी। अनुच्छेद 132, प्रविष्टियों को साक्ष्य मूल्य का निर्धारण। अनुच्छेद 133, राजस्व अधिकारी अभिधृति के उद्गम और प्रकृति तथा अभिधारियों की हैसियत पर ध्यान देना। इस अध्याय में अधीन अभिधारियों को अधिकारों के और बाध्यताओं के बीच जांच करते समय राजस्व पदाधिकारी प्रत्येक अभिधृति के उद्गम और प्रकृति अधिकारी को वास्तविक हैसियत पर ध्यान देगा, भले ही अभिधारी किसी दस्तावेज में ठेकेदार और अस्थायी पट्टेदार के रूप में क्यों न वर्णित हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 134, अनभिलिखित भूमि का खुदकट्टी भूमि के वर्ग में अप्रवर्जन। इस अध्याय के अनुसार अभिलेख पत्र में खुदकट्टी अधिकार युक्त अभिधारियों, अधिकार और बाध्यताओं के दर्ज करने के अलावे कोई अन्य ऐसी भूमि हो जो इसमें दर्ज नहीं की गई हो तो इसके संदर्भ में भी खुदकट्टी अधिकार दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्याय 16, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 135 में हम लोग देखें, उपायुक्त के न्यायालय का स्थान। इस धारा के अनुसार सभी प्रकार की अपील की सुनवाई हेतु उपायुक्त स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकता है, लेकिन यहाँ सुनवाई और विनिश्चय फैसला खुले न्यायालय में होगा। अनुच्छेद 136, वादों के संस्थित किए जाने और आवेदन करने के कार्यालय। किसी भी विवाद की स्थिति में भूधारक जिले के राजस्व कार्यालय, डिप्टी कलेक्टर कार्यालय, सक्षम राजस्व प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन करेगा। अनुच्छेद 137, वादों को वापस लिया जाना उपायुक्त के आदेश के अनुसार संभव है।
नेक्स्ट अनुच्छेद 138, जहाँ भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहाँ अधिकारिता। जब कोई अभिजोत एक ही अधिक जिलों में हो तो वह कोई वाद या उस जिले के राजस्व अधिकारी के समक्ष किया जाएगा जहाँ भूमि का अधिक हिस्सा उपस्थित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 139, कतिपय वादों और आवेदनों का केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाना। उपायुक्त पट्टों के प्रदान, वचनबद्ध के प्रतिलेख, लगान के निर्धारण, के कृषि के बेदखली, पट्टों का रद्द करने जैसे विषयों पर संज्ञान ले सकता है। अनुच्छेद 139 का क, कतिपय मामलों में उपायुक्त की अन्य अधिकारिता। अध्याय 12 के अधीन रहते हुए कोई भी न्यायालय अपने यहाँ किसी ऐसे वाद को नहीं ग्रहण कर सकेगा जिस पर धारा 139 के तहत उपायुक्त ने संज्ञान लिया हो और ऐसे मामले में उपायुक्त का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। अनुच्छेद 140, सामूहिक वाद और पर या आवेदन पर अगर किसी ग्राम के भूमि अवधिधारकों की संख्या अधिक हो तो वह सामूहिक रूप से उपायुक्त को आवेदन देना चाहते हो तो उसे उपायुक्त खारिज नहीं करेगा। अनुच्छेद 141, सामूहिक वाद और सामूहिक आवेदन पर दिए गए आदेश या डिक्री में यह विनिष्ट किया जाना इसका प्रत्येक अविधारी पर कहाँ तक प्रभाव होता है। अनुच्छेद 142, अंशधारी भूस्वामी द्वारा लगान किए बाद अंशधारी भूस्वामी अगर चाहे तो अविधारी से प्राप्त लगान में इसका हिस्सा वसूली हेतु नया वाद रख सकता है। अनुच्छेद 143, दावा कथन प्रस्तुत कर वाद पर संस्थित किया जाना। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के समक्ष वाद निम्न वर्णों के साथ संस्थित किया जाएगा, जैसे वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, दोनों के रहने के स्थान, दावे का सार आदि। अनुच्छेद 144, कतिपय वादे और कतिपय आवेदनों में दावे के कथन में अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियाँ। उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए वाद में धारा 143 की अपेक्षित जानकारी के अलावा निम्न बातें की प्रस्तुत करनी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभिधारी धारित भूमि की स्थिति और नाम, भूमि के विस्तार एवं सीमा। अनुच्छेद 145, साक्ष्य में गृहीत मौलिक दस्तावेजों के स्थान में उसकी प्रतिलिपि या उपदर्तों का प्रतिस्थापन। विवाद के दौरान साक्ष्य के रूप में उपायुक्त पास जो मूल प्रतिलिपि रखी जाती है उसे सुनवाई के बाद रैयत को लौटा दी जाएगी। अनुच्छेद 146, दावा कथन किसके द्वारा पेश किया जाएगा? वादी या उसके एजेंट के द्वारा पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 147, दावा कथन पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन। दावा कथन उसके सत्यापन पर हस्ताक्षरवादी और उसके एजेंट द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148, वादी द्वारा दस्तावेजों को पेश किया जाना। वादी अपना दस्तावेज उपायुक्त के समक्ष पेश करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 149, प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों को पेश किया जाना। प्रतिवादी भी अपना दस्तावेज उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 150, दावा कथन की वापसी और उसमें संशोधन यह उपायुक्त के आदेशानुसार किया जा सकता है। अनुच्छेद 151, प्रतिवादियों को सम्मान जारी किया जाना। प्रतिवादी को सम्मन जारी करने का आदेश उपायुक्त होता है। अनुच्छेद 152, प्रतिवादी का स्वयं एवं एजेंट की मार्फत उपस्थित होना। अनुच्छेद 153, दस्तावेजों और साक्ष्यों की पेशी। अनुच्छेद 154, सम्मन तामील का खर्च वादी द्वारा जमा किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155, उस समय की प्रक्रिया जब कोई पक्षकार हाजिर न हो, ऐसी स्थिति में उपायुक्त सुनवाई स्थगित कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 156, उस समय की प्रक्रिया जब केवल प्रतिवादी हाजिर हो, ऐसी स्थिति में उपायुक्त वाद को खारिज कर देगा। अनुच्छेद 157, यह उस समय की प्रक्रिया है जब केवल वादी ही हाजिर हो, ऐसे में उपायुक्त वाद को खारिज कर सकता है, मुलतवी कर सकता है। अनुच्छेद 158, प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों को पेश किया जाना। दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण प्रथम सुनवाई के समय ही उपायुक्त के समक्ष करना होगा। अनुच्छेद 159, उस समय प्रतिवादी की सुनवाई जिस दिन तक के लिए मामला मुतवली किया गया हो, ऐसी स्थिति में उपायुक्त निर्णय इस तरह देंगे मानो प्रतिवादी हाजिरी के लिए नियत दिन का हाजिर हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 160, प्रति व्यक्तिगत उपस्थितियों में महिलाओं की छूट। रूढ़ि एवं रीति के अनुसार अगर प्रतिवादी महिला हो और उसे कोर्ट जाने की अनुमति न हो तो कोर्ट में उपस्थित होने से उसे छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एजेंट का नियोजन। इस अधिनियम के अनुच्छेद 161 में इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के समक्ष किसी वाद का कोई पक्षकार अपनी ओर से मामले में संचालन के लिए एक एजेंट नियोजित
कर सकेगा। अनुच्छेद 162 समय देने और सुनवाई स्थगित करने की शक्ति। ऐसी किसी भी प्रकार की शक्ति उपायुक्त की निहित होगी। अनुच्छेद 163 पक्षकारों और उसके एजेंटों और साक्षियों की परीक्षा एवं परीक्षा प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन देना होगा। अनुच्छेद 164 परीक्षा की संचालन एवं अभिलेख। अनुच्छेद 165 उस पक्षकार की उपस्थिति निर्देशित करने की शक्ति जिसका एजेंट सारवान प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हो। अनुच्छेद 166 डिक्री कब दी जाएगी। दोनों पक्ष की सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर डिक्री दी जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 167 अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए विचरण मुलतवी करने की शक्ति। कोई भी शक्ति उपायुक्त के पास होगी। अनुच्छेद 168 साक्ष्यों की पेशी। इस संदर्भ में उपायुक्त के द्वारा सम्मन जारी किया जाएगा। अनुच्छेद 169 उस समय प्रक्रिया जब वाद की अंतिम सुनवाई के लिए नियत दिन हो तो दोनों में से कोई पक्षकार हाजिर न हो। ऐसी स्थिति में धारा 155 के अंतर्गत वाद खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा है यदि दोनों पक्ष में कोई एक पक्ष ही हाजिर हो तो निर्णय न्यायालय के में प्रस्तुत सबूतों के आधार पर दिया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 170 निर्णय उपायुक्त द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया जाएगा। निर्णय अंग्रेजी में लिखा जाएगा। अनुच्छेद 171 स्थानीय जांच। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त किसी वाद के संबंधित स्थानीय जांच रिपोर्ट किसी अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 172 वादी को भुगतान के पश्चात प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में भुगतान का प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 173 प्रतिवादी द्वारा वादी को पहले भुगतान न करने के न्यायालय में भुगतान किया जाना। अनुच्छेद 174 न्यायालय में भुगतानी गई राशि पर ब्याज का प्रतिषेध। अनुच्छेद 175 लगान वाद में प्रतिवादी को प्रतिकर अधिनिर्मित करने की शक्ति। अनुच्छेद 176 लगान वाद में प्रतिवादी को प्रतिकर अधिनिर्मित करने की शक्ति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 177 वह प्रक्रिया जहां लगान प्राप्ति के अधिकार का दावा अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाए। ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति को भी वाद का एक पक्षकार बनाया जाएगा। अनुच्छेद 178 अनाधिभोगी रैयत की बेदखली के लिए वाद के लगान के बकाये के लिए किसी अभिधारी के पट्टे का रद्दकरण है। किसी अनाधिभोगी रैयत द्वारा लगान के भुगतान नहीं किए जाने पर इच्छुक भूस्वामी एक ही वाद में पट्टा रद्द करने और उसे जमीन में बेदखल करने या बकाया राशि वसूल करने से संबंधित वाद प्रस्तुत कर सकता है। अनुच्छेद 178 का कब्जा देने से पहले जोत में हुए उपज के विनियोग के लिए अनाधिभोगी रैयत हकदार होगा। अर्थात कोई अनाधिभोगी रैयत जिसके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित हो चुका हो न्यायालय द्वारा कब्जा दिलाने से पहले जोत या उसके भाग पर उसके द्वारा उपजाई गई फसल को काटने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 189 भूस्वामी द्वारा व्यतिक्रम करने पर उपायुक्त की रैयत को पट्टा देने की शक्ति। यदि किसी रैयत के पट्टे की डिक्री दी जाए भूस्वामी डिक्री की तिथि के 3 महीने बाद रैयत को पट्टा देने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त करके हस्ताक्षर पर और मुहर से रैयत को पट्टा दे सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 180 उस समय की प्रक्रिया जहां अभिधारी भूस्वामी को वचनबद्ध का प्रतिलेख है काउंटर पार्ट एग्जीमेंट देने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में दावा और साक्ष्य को देखते हुए उपायुक्त अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के वचनबद्ध का प्रतिलेख प्रदान करता है। अनुच्छेद 181 निष्पादन के आवेदन की परिसीमा 3 वर्ष के अंदर होती है। अनुच्छेद 181 के क लगान डिक्री के समुन्नेसी द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक भूस्वामी का हित समुन्नेसी में निहित न हुआ हो और निहित न हो। अनुच्छेद 182 डिक्री और आदेशों को निष्पादन किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा तो डिक्री या आदेशों द्वारा निष्पादन उपायुक्त न्यायालय या किसी अन्य विहित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 183 निष्पादन के आवेदन का प्रारूप उपायुक्त द्वारा पारित आदेश या डिक्री निष्पादन लिखित रूप में होगा। अनुच्छेद 184 निष्पादन की आदेशिका का जारी किया जाना। निष्पादन की आदेशिका या तो निर्णय के स्वयं के प्रति या उसकी संपत्ति के प्रति जारी की जाएगी किंतु एक ही समय दोनों के प्रति नहीं जारी की जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 185 व्यक्ति या जंगम संपत्ति के प्रति निष्पादन वारंट का रूप किसी निर्णित ऋणी के स्वयं या जंगम संपत्ति के प्रति प्रत्येक निष्पादन वारंट विहित प्रारूप में रहेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 186 कुर्की या विक्रय के छूट उपायुक्त द्वारा जारी आदेश को लागू करते समय कुर्की या विक्रय
प्रक्रिया के दौरान निम्न वस्तुओं में छूट होगी। पहला, निर्णीत ऋणी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों का वस्त्र और बिस्तर। दूसरा, कृषि कर्म के औजार और उपकरण के मवेशी एवं बीज। तीसरा, घर की सामग्री और भवन। चौथा, लेखा बही। पाँचवां, श्रमिकों और घरेलू सेवकों की मजदूरी। छठा, भावी भरण पोषण का अधिकार। एक हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 186 का डिक्रियों का निष्पादन का प्रतिबंधन। किसी डिक्री के निष्पादन में किसी रैयत या दर रैयत को जेल में निर्विरोध किया जाएगा। साथ ही इसके दखल, घर या दूसरे भवन, उसकी सामग्री या फिर उसे सटी कोई आवश्यक भूमि को भी बिक्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 187 अभिगृहित की जाने वाली जंगम संपत्ति का निर्देश। इस संदर्भ में निर्देश है कि निर्णीत ऋणी द्वारा की जाएगी जंगम संपत्ति की सूची अगर लेनदार न ले तो उसके रकम के बराबर दूसरे अभिग्रहण हेतु आवेदन कर सकता है। साथ ही किसी भी दशा में लेनदार प्राप्त संपत्ति का ब्यौरा वारंट निष्पादन प्राधिकारी को अवश्य देगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 188 निष्पादन वारंट के कालावधि। निष्पादन वारंट की तिथि उपायुक्त के हस्ताक्षर वाले दिन में निर्धारित होगी। वह 60 दिन तक प्रभावी रहेगी। अनुच्छेद 189 द्वितीय और उपरोक्त निष्पादन वारंट। यह प्रथम वारंट की समाप्ति के पश्चात उपायुक्त द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 190 निष्पादन वारंट जारी करने से पूर्व सूचना कब दी जाएगी? निष्पादन वारंट जारी करने से पूर्व सूचना डिक्री या आदेश के 1 वर्ष से अधिक अवधि के बीत जाने के बाद दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 191 निर्णीत ऋणी के गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया। किसी धन के भुगतान संबंधी डिक्री के निष्पादन के निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके निम्न स्थितियां लागू होती हैं। पहला, वह तुरंत पूरी राशि न्यायालय में जमा न कर दे। दूसरा, लेनदार को भुगतान की राशि व्यवस्था न कर दे। तीसरा, उपायुक्त को यह विश्वास न दिला दिया जाए कि वर्तमान समय में वह भुगतान करने में समर्थवान नहीं है। नेक्स्ट है गिरफ्तार किए गए ऋणी को 50 रुपये तक की राशि के भुगतान हेतु अधिकतम 6 सप्ताह तक या इससे अधिक की राशि भुगतान हेतु अधिकतम 6 महीने तक जेल रखा जा सकता है। अनुच्छेद 192 जेल से मुक्त होने पर आगे की कार्रवाइयाँ। नियमानुसार जेल में मुक्त ऋणी को उसी आदेश के संदर्भ में दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। निर्णयी ऋणी को भुगतान की राशि 50 रुपये देना हो तो वह जेल की सजा काटने के बाद देनदारी से मुक्त हो जा सकता है। 50 रुपये अधिक देनदारी निर्णीत ऋणी को करना हो तो जेल में बाहर आने के बाद उसकी संपत्ति को कुर्की जब्ती की जा सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 193 बंदियों के निर्वाह के लिए आधार धन। जिस व्यक्ति ने निर्मित ऋणी के खिलाफ वारंट जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया हो तो वह वारंट जारी होने पर निर्मित ऋणी के बंदी काल में जीवन निर्वाह हेतु 3 दिनों का आहार धन उपायुक्त के निर्देशानुसार न्यायालय में जमा करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 194 कृषक की बेदखली और पुनर्स्थापन की डिक्री का आदेश निष्पादन। किसी कृषक को अगर किसी भूमि से बेदखल करना हो तो ऐसी स्थिति में से संबंधित आदेश का निष्पादन हकदार व्यक्ति को भूमि पर कब्जा दिलाकर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ जिसके खिलाफ आदेश पारित किया है वह आदेश का लागू होने का विरोध करता है तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त अपनी मजिस्ट्रेट शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश को लागू करवाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 195 वास्तविक कृषक के भिन्न अभिधारी के पट्टे के रद्द करना बेदखली और पुनर्स्थापन की डिक्री के आदेश के निष्पादन। यदि किसी डिक्री का आदेश किसी पट्टे को रद्द करने में जुड़ा हो या किसी अभिधारी का बेदखल करने से जुड़ा हो तो वह अभिधृत की कब्जा दिलाने के आदेश से जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में आदेश का निष्पादन इसकी घोषणा संबंधित कृषक और अभिधारियों में डोंगी पिटवाकर की जाएगी। दूसरा, आदेश से जुड़ी सूचना भूमि के आसपास किसी सहज स्थान पर चिपका दिया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 196 अविभक्त संपदा भूगृद्धि के अंशधारी के पक्ष में दी जाने वाली लगान की डिक्री के निष्पादन। यदि उपायुक्त द्वारा किसी अविभक्त संपदा या भूगृद्धि अंशधारी के पक्ष में लगान के डिक्री का आदेश दिया जाता है तो ऐसी भूगृद्धि की बिक्री के आवेदन तक प्राप्त नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसका निष्पादन उसके जिले के भीतर जहां वाद संस्थित किया गया हो निर्णीत ऋणी को किसी जंगम संपत्ति के विरुद्ध न लिया गया हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 197 अंशधारी भूस्वामी द्वारा प्राप्त लगान की डिक्री का निष्पादन का प्रावधान इस धारा में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 198 यदि निर्णय की तुष्टि नहीं होती हो तो कतिपय दशाओं में संस्थावर संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन निर्णीत ऋषि के
ऋषि को जितना धन चुकाना है उतना धन जंगम संपत्ति के प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लेनदार निर्णीत ऋणी का स्थावर संपत्ति को प्राप्त करने हेतु आवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 199 जंगम संपत्ति की अधिकृत बिक्री की अधिसूचना एवं संपत्ति का अभिरक्षा। जंगम संपत्ति की अधिकृत बिक्री की अधिसूचना हेतु सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी नियुक्त लेनदार द्वारा बताई गई संपत्ति की एक सूची तैयार करेगा। इस संपत्ति के विक्रय की जुरी घोषणा की प्रति बिक्री एवं ऋणी की निवास के स्थान पर प्रकाशित करेगा। साथ ही विक्रय तिथि के दिन निष्पादन की रक्षा हेतु तैनात व्यक्तियों को लोक सेवक माना जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 200 अभिग्रहणक और विक्रय के बीच अंतराल। किसी जंगम संपत्ति के अभिग्रहण तथा उसकी बिक्री के बीच कम से कम 10 दिन का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 201 बिक्री का स्थान या रीति। विक्रय उस स्थान पर किया जाएगा जहां संपत्ति रखी गई हो और विक्रय लोक नीलामी पद्धति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 202 अधिकारियों द्वारा खरीद का प्रतिषेध। बिक्री की जाने पर वाली संपत्ति की खरीदार न हो तो वारंट निष्पादन प्राधिकारी करेंगे, न ही अधीनस्थ काम करने वाला कोई दूसरा अधिकारी और कर्मचारी। अनुच्छेद 203 यदि उचित कीमत प्रस्तावित नहीं की जाए तो बिक्री का मुलतवी किया जाना। जिस संपत्ति की बिक्री की जानी है उसका राजस्व अधिकारी द्वारा कोई कीमत प्रस्तावित किया गया हो तो वह कीमत न मिले तो ऐसी स्थिति में इसे आगामी दिन के मुलतवी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बाजार के दिन विक्रय करना भी उचित रीति होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 204 क्रय धन भुगतान और क्रेता को संपत्ति का परिधान। इसके तहत प्रत्येक लाट की कीमत का भुगतान बिक्री के समय ठीक इसके बाद जैसा वारंट पदाधिकारी उचित समझे लेनदार को कर सकते हैं। दूसरा, जब क्रय धन का पुनः भुगतान हो जाए तो इस संदर्भ में वारंट निष्पादन पदाधिकारी एक प्रमाण पत्र खरीदार को देगा जिसमें संपत्ति और उसके लिए किए गए भुगतान की कीमत का वर्णन होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 205 विक्रय आगमन के उपायोजन। वारंट निष्पादन प्राधिकारी द्वारा किए गए विक्रय राशि में से प्रति रुपयों का एक आना राशि अपने पास रखकर उपायुक्त को भेज देगा ताकि वह यह राशि सरकार के खाते में जमा कर सके। नेक्स्ट अनुच्छेद 206 प्रक्रिया जब अभिगृहित संपत्ति में अन्य व्यक्तियों द्वारा हित का दावा किया जाए तो यदि किसी अभिगृहित की गई जंगम संपत्ति में दूसरा कोई व्यक्ति इसमें अपना हित होने का दावा करे तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त मामले में जांच करेगा और संपत्ति के विक्रय पर रोक लगा देगा। जांच उपरांत संपत्ति पर अपना दावा करने वाला व्यक्ति का दावा अगर सिद्ध न हो पाया तो ऐसे में उपायुक्त दावेदार को संपूर्ण कार्यवाही का खर्च वहन करने का आदेश देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 207 अनियमितताओं के चलते बिक्री का निष्फल नहीं होगी। निष्पादन वारंट अधिकारी जिस जंगम संपत्ति का विक्रय कर रहा हो तो उसके प्रकाशन या संचालन में कोई अनियमितता न हो तो वैसी स्थिति में बिक्री निष्फल नहीं होगी। लेकिन अगर इस प्रकार की बिक्री से किसी पक्ष को नुकसान उठाना पड़ रहा हो तो वह विक्रय की तारीख के 1 वर्ष के भीतर सिविल न्यायालय के वाद दायर कर सकता है। अनुच्छेद 208 लगान के बकाये की बिक्री का निष्पादन। भूगर्भीय जोत की बिक्री। इस धारा के अनुसार जब किसी जोत का बकाया लगान हेतु उपायुक्त द्वारा कोई डिक्री जारी किया जाए तो डिक्रीदार इस जोत की बिक्री हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकेगा तथा बेच सकेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि बिक्री की प्रक्रिया में किसी अनुसूचित जाति सूचित जनजाति के रैयत की जोत व बिक्री उस व्यक्ति को की जाएगी जो आदिवासी और अनुसूचित जाति का हो, साथ ही उस ऊंची बोली लगाई हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 208 का क ऐसी जोत के लगान का भी वितरण किया जाएगा जिसके एक अंश की बिक्री लगान के बकाये की डिक्री के निष्पादन में की गई हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 208 का ख लगान डिक्री के निष्पादन के भूगर्भीय या जोत अथवा उसके अंश की बिक्री में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन है। 208 का ग क्रेता को पूरे भुगतान पर प्रमाण पत्र कब्जा दिए जाने का वर्णन है। 208 का ग क्रेता द्वारा कतिपय अपवाद सहित विलंगम मुक्त भूधृति या जोत का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। अनुच्छेद 209 धारा 208 के अधीन विक्रय का आगम व्ययन। धारा 208 के अधीन किसी भूधृति और जोत का विक्रय के समय होने वाला उपगत खर्च ही भुगतान डिक्रीदार करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 210 भूगर्भीय या जोत के लगान के बकाये के डिक्री का निष्पादन के लिए अन्य संपत्ति का विक्रय। यदि किसी भूधृति का जोत या विक्रय करने के बावजूद
भी लेनदार को पूर्ण रकम भुगतान न हो पाए तो वैसी स्थिति में निर्णीत ऋणी की जंगम या स्थावर संपत्ति का विक्रय पर भुगतान चुकाया जाएगा। अनुच्छेद 211 वह प्रक्रिया जब अन्य व्यक्ति भूधिति या जोत का विधिपूर्वक कब्जा रखने का दावा करे तो यह जोत के बिक्री के दिन से पहले कोई व्यक्ति उस जोत पर अपना विधिपूर्वक कब्जा होने का दावा करता है। ऐसी स्थिति में उपायुक्त इसी परीक्षण करेगा। पक्षकार को बिक्री की रकम न्यायालय में जमा करने को कहेगा, बिक्री पर रोक लगा देगा, आगे पुनः जांच होने पर इस संदर्भ में निर्णय करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 212 ऋण की राशि तथा क्रेता को दिए जाने वाले प्रति कर की राशि जमा कर देने पर संस्थावर संपत्ति के विक्रय को अपायक्त करने का आवेदन है। जब किसी डिक्री के निष्पादन हेतु हस्तावर संपत्ति को बेच दिया जाए तो बेची गई संपत्ति पर कोई दूसरा पक्ष अथवा दावा प्रस्तुत करे तो वैसी स्थिति में दावा प्रस्तुत करने वाला पक्ष विक्रय तिथि 90 दिन के भीतर इस बिक्री को रद्द करने का आवेदन उपायुक्त को दे सकता है। अनुच्छेद 213 अनियमितता या कपट के आधार पर संस्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन। जब किसी डिक्री के निष्पादन हेतु संस्थावर संपत्ति को बेच दिया जाए तो फिर से यह आरोप लगे विक्रय प्रणाली की अनियमितता का या कपट हुई तो 30 दिनों के भीतर इस संदर्भ में उपायुक्त को आवेदन दिया जा सकेगा। यह विक्रय को अपायक्त रद्द कर दे। अनुच्छेद 213 का क जब लगान डिक्री अपास्त हो जाए तब निष्पादन के विक्रय को अपास्त समझा जाना और यथापूर्व स्थिति को प्रत्यावर्तन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 214 इस धारा में उन आधारों का वर्णन है जिसके आधार पर विक्रय अपास्त करने के लिए वाद और आवेदन किया जा सकता हो। अनुच्छेद 215 उपायुक्त के आदेश का विरुद्ध अपील। धारा 139 के अधीन अगर 100 रुपये तक के मुकदमे पर उपायुक्त द्वारा निर्णय दिया जाता है तो वह आदेश अंतिम माना जाएगा, अर्थात इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है परंतु अगर मुकदमा या वाद 101 से 5,000 रुपये राशि के बीच हो तो उपायुक्त के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ न्यायिक आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है अगर मुकदमा या वाद से संबंधित राशि 5,000 रुपये से अधिक हो तो संबंधित निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 216 धारा 215 के अधीन अपीलों की परिसीमा। धारा 215 के तहत उपायुक्त द्वारा किए गए निर्णय को 90 दिन के भीतर न्यायिक आयुक्त के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 217 बोर्ड या आयुक्त द्वारा पुनरीक्षित को छोड़कर और अपीलों का वर्जन। धारा 215 के अंतर्गत आयुक्त या उपायुक्त द्वारा पारित आदेश पर कोई अपील नहीं की जाएगी, लेकिन बोर्ड या आयुक्त मामले को मंगवा कर उस पर जरूरत के अनुसार आदेश पारित कर सकता है। अनुच्छेद 218 कतिपय वादों का अपील छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1947 धारा 34 द्वारा निरसित अर्थात वर्तमान में प्रभावी नहीं है। अनुच्छेद 219 उपायुक्त के पास अपील कब उपस्थित की जाएगी। छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1947 धारा 34 द्वारा निरसित। अनुच्छेद 220 अपील कब सुनी जाएगी। उपायुक्त तथा आयुक्त अपील पर सुनवाई के लिए एक तिथि का निर्धारण करेंगे। उस तिथि को अपीलकर्ता अथवा या उसके अभिकर्ता एजेंट हाजिर न हो तो वैसी स्थिति में अपील को खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही अगर सुनवाई तिथि को अपीलकर्ता उपस्थित हो और दूसरा पक्ष उपस्थित न हो तो वैसी स्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद अपील का पुनर्ग्रहण। यदि अपील खारिज कर दिया गया हो तो वादी 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या आयुक्त के समक्ष पुनर्ग्रहण का आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 222 एक पक्षीय डिक्री पारित किए जाने की अपील पर पुनः सुनवाई का प्रावधान है। यदि आयुक्त या उपायुक्त द्वारा दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर दी गई हो तो दूसरा पक्ष पुनः सुनवाई के लिए आवेदन दे तो अपील पर सुनवाई पुनः होगी, बशर्ते दूसरा पक्ष को यह विश्वास दिलाना होगा कि सुनवाई की जुड़ी सूचना उसे प्राप्त नहीं होती थी, वह किसी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित होने से असमर्थ था। अनुच्छेद 223 अपील में निर्णय आयुक्त और उपायुक्त द्वारा सुनवाई कर लेने में धारा 170 के अंतर्गत प्रचलित रीति के आधार पर निर्णय देगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 224 न्यायिक आयुक्त या उच्च न्यायालय के पास अपील। आयुक्त या उपायुक्त द्वारा जो निर्णय धारा 215 के अधीन पारित किया जाएगा वह अगर किसी विधि के प्रतिकूल हो तो इस आधार पर न्यायिक आयुक्त या उच्च न्यायालय के पास अपील की जा सकती है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 225, उपायुक्त के बदले न्यायिक आयुक्त द्वारा अपीलों की सुनवाई की जाएगी। किसी वाद में अगर कुछ अपील आयुक्त के पास और कुछ अपील न्यायिक आयुक्त के पास प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायिक आयुक्त पक्षकारों में भी किसी के भी आवेदन पर उपायुक्त के न्यायालय में लंबित अपीलों को भी अपने पास हस्तांतरित करा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 226, न्यायिक आयुक्त या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की परिसीमा छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1947 धारा 36 के द्वारा निर्धारित। नेक्स्ट अनुच्छेद 227, व्यक्ति क्रम के कारण एक पक्षीय पारित निर्णय या आदेश को अपाक्त करने की शक्ति। यदि कोई पक्षकार पारित किए गए निर्णय के खिलाफ 30 दिनों के भीतर यह आवेदन दे तो वह उपायुक्त कारणों से निर्णय के लिए दिन उपस्थित नहीं था जिसके साथ न्याय नहीं हुआ तो उपायुक्त अदालती खर्चों एवं शर्तों पर पूर्व के निर्णयों पर अपास्त या रद्द कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 228, निर्णय अपास्त करने का आदेश अंतिम होगा किंतु अपाक्त कराने के आवेदन की अस्वीकृति अपीलीय होगी। धारा 227 के तहत जो कोई अपास्त निर्णय जारी किया जाएगा वो अंतिम होगा, परंतु यदि उपायुक्त में अपास्त वाले आवेदन को ही रद्द कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आगे अपील की जा सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 229, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 22 के में लागू होना। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 22 के उपबंध जहां तक लागू हो सके इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त या राजस्व पदाधिकारी के विनिश्चयों पर सभी अपील में लागू होंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम है तो न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।